औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम STA 301 लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे एडिशन लॉ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ के आए थे। जी, एडिशन लॉ क्या होगा हमारे पास? एडिशन लॉ होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी 2 नंबर के बिटवीन आप निकालोगे एडिशन लॉ के लिए। आपके सिलेबस में फ़िलहाल 2 नंबर ही हैं। क्या करेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कि कोई कॉमन पॉइंट होगा तो वो हम इंटरसेक्ट करेंगे उसे। ठीक है जी। तो अब आगे जाके इसे इसकी एग्जांपल हम करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। एग्जांपल ये है कि आपको प्लेइंग कार्ड दे दिए गए हैं। जी, आपकी एग्जांपल है जी, बुक पे प्लेइंग कार्ड आपको दे दिए गए हैं जिसमें 52 कार्ड हैं। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी जो उसने कहा है ना फाइंड करो, वो करो। उसने लिखा होगा वहाँ पर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब और फेस कार्ड लिखा होगा, क्लब और फेस कार्ड। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा तफसीलन बताया ताश के बारे में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि नंबर ऑफ को क्लब कार्ड होंगे ना वो होंगे आपके पास 13 और नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होंगे वो होंगे 12। ठीक है जी, वो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? 12। ये तो होगी क्लियर बात। अब देखना है कि इनमें कॉमन तो कुछ आता तो नहीं है। कॉमन देखें क्या आता है, देख लें इधर। नंबर ऑफ क्लब कार्ड जो है ना उसके अंदर आपके पास जो होंगे ना फेस कार्ड, वो कितने होंगे? वो 3 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होंगे वो 3 होंगे। मैंने तफसीलन आपको करवाई हुई है ताश के बारे में प्रोबेबिलिटी पूरी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना उनमें कॉमन जो आएगा वो 3 आएगा। समझ आ गई बात की? चलें जी, फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लब और फेस की। तो क्लब को ए कह दिया और फेस को बी कह दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। समझ लगी ना ये क्यों आया? अब पॉइंट कॉमन आ गया था इसलिए। तो एन ऑफ ए फार्मूला लगा देना है, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एस कर देना है। फार्मूला लगा के वैल्यू पुटअप करके आपने क्या करना है? वैल्यू पुटअप करके एलसीएम ले 52 आता है। ठीक है जी, 25 में से 3 निकाले तो 22 डिवाइडेड बाई 52। लो जी, इसका आंसर आ गया। अब कॉलरी नंबर 1 है, आगे उसने लिखी हुई है जी एक कॉलरी कि इफ़ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसका जो होता है ना वो इंटरसेक्शन जो होता है वो खाली सेट होता है। क्या होता है? खाली सेट। तो खाली सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है वो 0 होती है, ये याद रखना है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट होता है ना, आ सेट हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू लगा लें, 0 लग गई तो सारा खत्म हो गया। तो सिर्फ इतना आएगा। कब होगा? जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्टिव में, क्विज़ में आ सकता है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। क्या करेगा वो? इफ़ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। तो आंसर देखो 0 लगाओ यहाँ पे तो आंसर नीचे वाला आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि वो कहता है कि आप ना डाई रोल्ड करो, कपल ऑफ डाई रोल करो या पेयर ऑफ डाई रोल्ड करो, उसने लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे? देखो लिखोगे पहला जो मतलब कि लूडो का दाना आप थ्रो करते हो, मतलब दोनों करते हो, तो पहले के ऊपर आप 1 आ जाता है, दूसरे के ऊपर भी 1 आ जाता है। तो 1 1 दूसरे के ऊपर फिर पहले के ऊपर फिर 1 ही रहता है। एक फिक्स कर लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 7 नहीं आएगा, 6 तक ही है। ठीक है, 5 इसी तरह आप सोन सारी कहाँ तक जाएगी? 6,6 तक। ठीक है ना, लूडो के दानों को समझ है ना थोड़ी बहुत, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सारा जो सैम्पल स्पेस बनेगा ना वो बनेगा 6 × 6 कितना? 36 का। तो एन ऑफ एस इक्वल टू 36। समझ लगी बात की? क्लियर है? अब आपके पेपर में जो उसने लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसका सम आए कितना? 5 और सम आए 11। तो देखो 5 के लिए आपके पास ये होगा, एक दाने पे 2 आ गया, दूसरे पे 3, एक पे आ गया 3, दूसरे पे 2 आ गया, या 4 1 या 1 4। तो कितने होंगे ये टोटल बनेंगे? या हमारे पास 4 आएंगे, 4 हो गए। इसी तरह ही वो कहता है कि 11 को देखो, तो 11 के लिए 2 होंगे सिर्फ, 5 6 या 6 5 11 आ गया। तो ये कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ बी कह लो 2 हो गए, नंबर ऑफ ए कह लो आपके पास हो गए 4। तो देखें यही लिखा हुआ ना सारा, एन ऑफ ए इक्वल टू 4 एन ऑफ बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
5 और 11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों के फार्मूले लगा दिए। फार्मूले लगाने के बाद आपने वैल्यू पुटअप कर देनी है। एलसीएम लेंगे 36, 4 और प्लस 2 कितना आएगा आपके पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई 36, 6 कम 6 6 6 36। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो भी देख लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है कि जितने मर्जी आपके पास ना कितने मर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट आ जाएं, जितने मर्जी आ जाएं, तो उनका जो होगा ना आपके पास आंसर यही आएगा कि उनके जब और ख़त्म करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 अप टू सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A के। इंटरसेक्शन की कोई भी मजाल नहीं है यहाँ पे आ जाए, किसकी वजह से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से, क्योंकि इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं आती। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास कि ये स्टेटमेंट मेरे पास है। इसकी लिखा हुआ है 3 हॉर्सेस A, B एंड C आर इन अ रेस। 3 घोड़े दौड़ रहे हैं एक रेस के अंदर। ठीक है, कि A इज़ ट्वाइस मतलब 2 टाइम किसके, हम अपने पास से ना लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो A है ना, A वाला घोड़ा जो है वो 2 टाइम है। चलो लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया, वैसे भी 2 टाइम A इज़ ट्वाइस हैज़ लाइकली टू विन एज B एंड B इज़ ट्वाइस लाइकली टू विन C। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ C है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है ना वो B2 है। किसके, वो है जी आपके पास, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो ट्वाइस थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो वो ट्वाइस थी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर B के। ठीक है, B के, लेकिन इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो होगी वो सिंपल हम कह देते हैं, अपने पास से फ़र्ज़ कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ नाम P। मैंने ना C जो घोड़ा है ना, 3rd घोड़ा है, हॉर्स है, मैं उसका नाम दे देता हूँ P। तो लेकिन वो कह रहा था कि जो A है ना वो 2 टाइम है B के, लेकिन जो B है ना वो 2 टाइम है C के। समझ लगी बात की, मतलब कि ये देखें ज़रा, लिखा हुआ है ये वाली चीज़ देखें कि जो दूसरा घोड़ा है ना वो 2 टाइम है C के, तो इट मीन के C किसके बराबर है, P के, इसका मतलब है 2P के। ओके हो गया। और उसके बाद उन्होंने लिखा जी जो P ऑफ A है ना वो 2 टाइम है किसके, B के। ठीक है ना, तो B के हिसाब से इसका मतलब B की वैल्यू क्या है, 2P, तो यहाँ पे आ गया 4P। ओके हो गया, समझ लगी है। और उसके बाद आपके पास है जी, अगर A और B और C जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना, तो इनका जो सम होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो देखें P ऑफ A की वैल्यू लगा दें, P ऑफ B की, P ऑफ C की लगा दें, सब की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 7P इज इक्वल टू 1/7, पुट इन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो 1 के अंदर पुट करेंगे तो P की जगह पे आ गया 1/7, तो B मतलब कि 2 के अंदर पुट करेंगे 2/7 और 3 के अंदर पुट करेंगे तो 4/7। तो अब देखें P ऑफ A, B, C सब की वैल्यू आ गई आपके पास। तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है कि A और B की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो निकालो। तो आपने क्या करना है, A और B प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों की वैल्यू लगा देनी है, वैल्यू लगा के एलसीएम लेके आपने आंसर निकाल देना। ओके हो गया जी, आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको जी। आगे उसके बाद है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल सबसे पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करवा लेता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो बेसिकली उसका जो थोड़ा सा देसी नाम जो कह लें, वो उसका जो नाम है ना वो है जी रिड्यूस प्रोबेबिलिटी। क्या, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी, मतलब कि रिड्यूस करके जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है ना उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं जी। इफ़ A एंड B आर 2 इवेंट्स डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस S, प्रोबेबिलिटी दैट B occurs given A has already, देखो A has already occurred, पहले ही आ रहा है। ठीक है, A पहले ही आ रहा है, तो B की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। A पहले ही ऑलरेडी आपने निकाल ली है, तो कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय P ऑफ, देखो जो गिवन होगा, गिवन A ना, तो जो गिवन होगा बटे में, ठीक है, जो ऑलरेडी आ रहा होगा, ऑलरेडी क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट B occurs गिवन A हैज ऑलरेडी occurs, ऑलरेडी occurs कौन सा आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी occurs A आ रहा है, ऑलरेडी occurs A, जो ऑलरेडी आएगा वो बटे में, और जो गिवन होगा, हाँ जी, डैट B occurs गिवन, ठीक है जी, तो वो ऊपर जाएगा। फॉर्मूला उसका क्या होगा, ये देख लें, फॉर्मूला होगा उसका जी A गिवन B, ऐसे बढ़ते हैं इसे, A गिवन B, A गिवन B, देखा ना, गिवन A, B occurs गिवन A,
बी अकर्स गिवन ए गिवन अकर्स बी, ऐसे जैसे मर्जी पढ़ लें। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बटे के नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया बटे के नीचे, और ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल है जी, एक डाई रोल्ड की है, तो उसके जो सैम्पल स्पेस बने ना वो बने हैं आपके पास 1 से 6 तक, ठीक है। तो वो कह रहा है रिड्यूस करो 1, 3 और 5 को रिड्यूस करो, देन न्यू सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, न्यू सैम्पल स्पेस जो बनेगी ना वो बनेगी S1 = 2, 4, 6। इसके अंदर 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसके अंदर आप 6 की प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे ना जब, तो वो आपके पास क्या आएगी, देखो इसके अंदर एक ही 6 है और टोटल नंबर कितने हैं ये, अच्छा टोटल नंबर ये नहीं आप काउंट करने, रिड्यूस हो गया, अब 3 करने, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई है। उसके बाद आप फॉर्मूलाज जो हैं जी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, कि अगर बी गिवन ए आता है, बी गिवन अकर ए, तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बटे के नीचे जो होगा वही नीचे आएगा। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा, इसके जो एक्सियम है वो ये हैं, आपने याद रखने हैं इसके एक्सियम्स, ठीक है। यहाँ पर बी की जगह पे ए और ए की जगह बी भी कर सकते हैं। श्योर इवेंट के लिए ये होता है, ठीक है, श्योर इवेंट के लिए बी गिवन एस अकर होगा, और इसके बाद देखें ज़रा, अगर A1 यूनियन A2 गिवन जो है ना वो बी हो, उसका अलग अलग करके हम गिवन अलग अलग करके लिख सकते हैं जी। स्टूडेंट्स, आपके नोट्सों पर एग्जांपल है, एग्जांपल में उसने क्या लिखा हुआ है जी, आपके पास एग्जांपल में उसने लिखा है कि लेट क्या करना है उसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसमें उसने पूछा क्या है। सबसे पहले उसने पूछा ये हुआ है कि आपको एक चीज़ उसने गिवन दे दी है, और एक चीज़ गिवन देने के बाद उसने ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि एक चीज़ गिवन है और दूसरी की प्रोबेबिलिटी निकालो। उसने बी गिवन दिया और ए की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और लेकिन आपने देखना कैसे है कि कैसे पता चलेगा कि क्या गिवन दिया और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो जी, स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर देख लेते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने ये सारी थ्योरी लिखी है। लेट ए डिनोट द इवेंट डैट लो अचीवियर एंड, देखो ए जो डिनोट करता है वो लो अचीवियर को करता है, एंड बी आ स्टूडेंट फ्रॉम आ 2 पेरेंट होम, ठीक है। तो ए डिनोट करता है जी 2 पेरेंट होम को, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट के अंदर ये सारा कुछ स्टूडेंट विल बी आ, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला स्टार बना दिया जहाँ पे मैंने। स्टूडेंट विल बी आ लो अचीवर गिवन, देखो स्टूडेंट विल बी आ लो अचीवर गिवन डैट, गिवन डैट क्या है, गिवन डैट आ गया होगा, गिवन डैट ही और शी कम्स फ्रॉम आ 2 पेरेंट होम, ये गिवन है 2 पेरेंट होम। अब देखो जरा, 2 पेरेंट होम गिवन है, बी एंड बी आ स्टूडेंट फ्रॉम आ 2 पेरेंट होम, ये गिवन है। गिवन मैंने कहा था आपको थ्योरी के अंदर के बटे के नीचे लिखते हैं, किसके नीचे लिखते हैं, बटे के नीचे। मैंने लिख दिया बटे के नीचे, फॉर्मूला देख लें, ठीक हो गया, बटे के नीचे आ गया। अब बाकी के रह गया ए ऊपर आ गया, तो अब क्या करना है जी, ए ऊपर आ गया। अब जी आपने ये मालूम करना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, देखने यही है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा पीछे चलते हैं फिर दोबारा जी। उसने क्या लिखा होगा, उसने लाजमी तौर पे ये बताया होगा कि जो लो अचीवर, जो सिंपल लो अचीवर है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जी आपके पास 75% है। उसके बाद उसने लिखा होगा कि दोनों की जो कंबाइन है ना, बोथ है जो ए और बी की, वो जी आपके पास है जी 20%, ठीक है। मैंने परसेंटेज दोनों की ख़त्म कर दी, परसेंटेज ख़त्म करने के बाद ये फार्मूला लगा दिया। फार्मूला पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आता है और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आया था, दोनों की वैल्यू लगा के मैंने ये निकाल दिया इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है ये क्या है जी, सिंपल वही काम है, मल्टीप्लिकेशन लॉ फार्मूला लिखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है जी। लेकिन एक बात याद रखनी, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ये जो पी ऑफ ए है ना, ये जो पी ऑफ ए इधर हमारे अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है, वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ये दूसरा फार्मूला उसका ये है, आप क्या करोगे, यहाँ पर बी गिवन था, यहाँ पे ए गिवन कर दें बस, और कोई मसला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है ये एग्जाम्पल के टाइप्स ऑफ एटम दी हुई हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, डिफेक्टिव, खराब, गुड जो सही है, ठीक है। डिफेक्टिव कितनी है, 4 है, गुड कितनी है, 11 है, टोटल कितनी है, 15 है। अब देखो मैंने क्या किया, लेट ए डिनोट द इवेंट डैट गुड एटम, ठीक है। गुड एटम, जो गुड एटम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ जाएंगी, गुड एटम की प्रोबेबिलिटी यही निकलेगी ना। देखो गुड एटम 11 है, टोटल कितनी है, 15 है, तो 11/15 ये गुड एटम आ गया। अब देखो लेट बी डिनोट इवन डैट आ डिफेक्टिव एटम सेलेक्टेड करना है आफ्टर आ गुड एटम हैज़ बीन सेलेक्टेड। ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताओ कि मैं ना
आप क्या करना चाहता हूँ, मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ थोड़ा सा ना, मतलब कि देखो ना, मैंने पहले बात कही थी कि ये जितने भी हमारे सारे रिड्यूस हैं, जितनी भी है सारी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस में आएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिड्यूस। इसमें से उसने कह दिया जी आफ्टर सेलेक्टेड, ठीक है जी। देखो ज़रा, आफ्टर अ गुड एटम हैज़ बीन सेलेक्टेड, उसमें ना एक आप ना गुड जो है ना वो निकाल दो। इसमें से अगर गुड एक निकल गई तो एक कितनी रहेगी, 14 रहेगी, 14 रहेगी ना, तो 14 रह गई। ओके हो गया। अब डिफेक्टिव की बात कर रहा है वो, डिफेक्टिव की, डिफेक्टिव एटम सेलेक्टेड, डिफेक्टिव एटम सेलेक्ट करने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं 4, ठीक है जी। तो इसका मतलब पहला क्या हो गया, अब आपके जो पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी, आप देख लें ज़रा, ए डिनोट आपने किया है गुड को, तो ए गिवन हो गया, ए आ गया आपके पास गिवन। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, जिसकी निकालनी वो ऊपर लिखना होता है। तो आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव कब, जब एक आपने चूज़ करना है किस में, टोटल में से, तो बी आ जाएगा ऊपर। तो इक्वल टू क्या आ गया, ये देखें 4/14। समझ लगी बात की। एक सैंपल देखो ना, सैंपल स्पेस पूरी 15 में से एक निकाल दिया, 14 रह गया। और बाद में क्या हो गया कि ऊपर जो है ना डिफेक्टिव जो है ना वो वैसे ही आ गया। ओके हो गया जी, समझ लगी इस बात की, क्लियर है। बाद में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, आपको सारा कुछ दे दिया उसने। तो प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन बी निकालने का तरीका क्या होगा, फार्मूला लगाएं, जो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा जब, तो वैल्यू लगाएंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। आई होप आपको समझ लगी होगी। मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें कमेंट करके बताया करें। अल्लाह हाफिज़।